चलिए, आज भारत के एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हम इसके अविश्वसनीय रूप से अलग-अलग भौतिक परिदृश्यों को देखेंगे। एक तरफ सूखे रेगिस्तान तो दूसरी तरफ हरे भरे झरने। सच कहूं तो भारत का भूगोल एक ऐसी कहानी है जो विरोधाभासों से भरी है, और यही विविधता आज के हमारे सफर का मेन थीम है। तो चलिए, सबसे पहले इसके विशाल आकार को समझते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत बड़ा है। इसे और आसानी से समझना हो तो जरा सोचिए, लद्दाख से कन्याकुमारी तक, मतलब एकदम उत्तर से दक्षिण तक, ये दूरी करीब 3200 किलोमीटर की है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत एकदम उत्तर से करते हैं, जहां हिमालय एक विशाल प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ा है। इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय एक प्रहरी का काम करता है, मतलब एक पहरेदार की तरह ये पर्वत श्रृंखला हमारे देश की रक्षा करती है। अब देखिए, हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो 3 समानांतर रेंज हैं। सबसे उत्तर में है वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर बीच में आता है मध्य हिमालय या हिमाचल, जहां हमारे ज्यादातर पॉपुलर हिल स्टेशंस बसे हुए हैं। और सबसे आखिर में दक्षिण की ओर है शिवालिक, जो सबसे निचली रेंज है। अच्छा, अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं उनके दक्षिण में फैले विशाल और समतल मैदानों की तरफ। तो ये मैदान बने कैसे? इसका राज है जलोढ़ निक्षेप में। ये असल में नदियों द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होती है, जो नदी घाटियों में जमा हो जाती है और जमीन को बेहद उपजाऊ बना देती है। और ये उपजाऊ मैदान बनाने का क्रेडिट जाता है 3 बड़ी नदी प्रणालियों को, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और हाँ, उनकी अनगिनत सहायक नदियों को भी। और जाहिर है, जहां इतनी उपजाऊ जमीन होगी वहां आबादी भी तो घनी होगी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भूगोल तय करता है कि लोग कहां और कैसे रहेंगे। मैदानों को पीछे छोड़कर अब हम चलते हैं दक्षिण और पश्चिम की तरफ, जहां माहौल बिल्कुल अलग है। और यहां का विरोधाभास तो देखिए। पश्चिम में है भारत का महान मरुस्थल, एक सूखा, गर्म और रेतीला इलाका। तो वहीं दक्षिण मध्य भारत में है प्रायद्वीपीय पठार, एक त्रिभुज के आकार का भूभाग, जहां प्राचीन पहाड़ियां और ऊबड़-खाबड़ जमीन है। और ये पठार अपने आप में भूवैज्ञानिक खजानों से भरा है। यहीं पर है अरावली की पहाड़ियां, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। साथ ही विंध्य और सतपुड़ा जैसी महत्वपूर्ण रेंज भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये रेंज सिर्फ नदियों का रास्ता ही तय नहीं करती, बल्कि ये पूरा क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों से भी भरे हुए हैं। चलिए, अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं उपमहाद्वीप के किनारों को, जहां जमीन पानी से मिलती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इस पठार से निकलने वाली नदियां बहती किस तरफ हैं? यहां का पैटर्न बड़ा दिलचस्प है। कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे नर्मदा और तापी, और अरब सागर में मिल जाती हैं, जबकि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी ज्यादातर नदियां पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, वैसे ही भारत के तटीय मैदानों का भी अपना अलग अलग अंदाज है। पश्चिमी तट के मैदान काफी संकरे हैं, जबकि पूर्वी तट के मैदान बहुत चौड़े हैं। अच्छा, अब द्वीपों की बात करें तो भारत के कुछ द्वीप एक बहुत ही खास तरीके से बने हैं। इन्हें प्रवाल या कोरल द्वीप कहते हैं। प्रवाल असल में पॉलिप नाम के छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं, जो लाखों सालों तक एक जगह जमा होते होते पूरे के पूरे द्वीप बना देते हैं। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है लक्षद्वीप। अरब सागर में मौजूद ये द्वीप समूह पूरी तरह से इन्हीं प्रवाल द्वीपों से बना है। तो देखा, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिणी तटों तक हमने एक कितना बड़ा और अलग अलग नज़ारों वाला उपमहाद्वीप पार किया है, जिसमें पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और पठार सब कुछ शामिल था। और ये सफ़र हमें एक बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर इस अविश्वसनीय भौगोलिक विविधता ने 1 अरब से ज्यादा लोगों की संस्कृतियों, उनकी भाषाओं और उनके जीवन को किस तरह से गढ़ा होगा?